बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू ब्रीफ फिज़िक्स। अस्सलाम वालेकुम। ये स्टूडेंट्स, आज हमने प्लैंक्स लॉ फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन डिराइव करना है यूजिंग द बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो प्लैंक्स लॉ एक्चुअली डिस्क्राइब द स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन emitted by a black body in thermal equilibrium at a given temperature T when there is no net flow of matter or energy between the body and its environment. ओके, यानी आपकी बॉडी और एनवायरनमेंट के दरमियान कोई नेट फ्लो नहीं हो रहा, कोई सिंक नहीं है, कोई सोर्स नहीं है। तो जो आपके पास स्पेक्ट्रल डेंसिटी है, यानी नंबर ऑफ रेडिएशन पर यूनिट वॉल्यूम जितनी होगी उसकी एनर्जी जो होगी वो प्लैंक्स लॉ से हम निकालते हैं। ओके, दिस लॉ वाज ए टर्निंग पॉइंट इन फिजिक्स बिकॉज इट रिजॉल्व द अल्ट्रावायलेट catastrophe problem where classical physics predicted that black body would emit infinite energy at short wavelengths. तो क्लासिकल जो पहली थ्योरी थी उसके मुताबिक जो ब्लैक बॉडी थी उसकी जो एनर्जी इमिटेड थी दैट शुड बी इन्फिनिट होनी चाहिए थी, लेकिन ये प्लैंक्स लॉ था जिसने इस कैटास्ट्रॉफी को, इस मसले को हल किया और ये एक किस्म की शिफ्ट थी या बिगनिंग थी ऑफ द न्यू क्वांटम एरा। फोटॉन्स जो है इससे हम कैसे करेंगे, फोटॉन्स को हम लेंगे एज ए मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। द फोटॉन्स आर रिगार्डेड एज मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैविंग यूनिट स्पिन एंड हेंस बोस-आइंस्टाइन statistics can be applied to them. However, molecules of gas differ from photons in the sense that number of molecules in isolated container is constant. But it is not true for the photons. That is, photons are emitted and absorbed in cavity and their number does not remain the constant. जब ये remain constant नहीं होंगे तो वो जो हमने एक पीछे जब हमने बोस-आइंस्टाइन की थी तो उसमें हमने कहा था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो थे वो कांस्टेंट हैं, तो उनका जो उनमें वेरिएशन ज़ीरो होगी, वो वाली कंडीशन यहाँ पर ट्रू नहीं रहेगी। ठीक है, तो लेट्स कंसिडर स्मॉल स्पेक ऑफ परफेक्टली अब्जॉर्बिंग। स्पेक होते हैं एक छोटा सा कोई टुकड़ा, कोई बहुत छोटी सी, जब वो उसको स्पेक कहते हैं। परफेक्टली अब्जॉर्बिंग मटेरियल विद आइडियली ब्लैक सरफेस in an evacuated cylinder fitted with piston with perfectly reflecting internal walls at the uniform temperature. ठीक है, ये हमने यूनिफॉर्म टेम्परेचर पे एक सिलेंडर लिया है जिसके अंदर की जो कैविटी है बनी हुई है और कैविटी की जो वाल्स हैं वो क्या है, परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग है। ठीक है, उसमें हमने स्पेक रख दिया है। द रेडिएंट एनर्जी कैन बी ट्रीटेड एज ए गैस विद फोटॉन एट इट्स पार्टिकल। जो रेडिएंट एनर्जी रेडिएट हो रही है उसको हम क्या कहेंगे, कोई गैस है और उसमें फोटॉन को हम एज ए पार्टिकल लेंगे गैस के। Since the number of photons in this photon gas is not constant due to their emission and absorption by speck of matter, then the conditions sigma ni is equal to n is equal to constant and the variation in n is equal to 0 does not remain valid, and the only condition that remain valid is the law of conservation of energy, that total internal energy it remains constant or its variation is 0. This condition will survive. This condition, अब जब ये कंडीशन हम रखेंगे बोस-आइंस्टाइन में तो वहाँ पर जो B की वैल्यू है, B जो कांस्टेंट था केमिकल पोटेंशियल वाला, वो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। जब वो वैल्यू 1 हो जाएगी तो हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लास्ट लेक्चर में डिराइव किया था वहाँ पर B की जगह 1 पुट कर दे तो आपके पास आ जाएगा ni इज इक्वल टू n ओवर e रेज़ टू पावर ei kt माइनस 1, वेयर ni इज द नंबर ऑफ total number of cells and this n is the number of the subcells. ठीक है, अब देखें जो हमने जब फेस स्पेस का लेक्चर लिया था शुरू में तो मैंने बताया था आपको कि n the number of subcells is equal to h the volume of the 6 dimensional phase space divided by h cube. ठीक है, तो अब ये जो 6 dimensional phase space होगी उसकी वॉल्यूम क्या होगा, dpx dpy, ये उसकी मोमेंटम के लिए आएंगे और ये किसके लिए आएंगे, उसकी पोजीशन के लिए आएंगे। अब देखें ईच सबसेल कैन अकोमोडेट बोथ राइट हैंडेड एंड लेफ्ट। अब जो लाइट है वो लाइट लेफ्ट हैंडेड पोलराइजेशन भी होती है उसमें और राइट हैंडेड पोलराइजेशन भी होती है, दोनों पोलराइजेशन हो सकती हैं। तो इसलिए हम इसको सिमेट्री के टोटल नंबर के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास h और h क्यूब बन जाएगा 2 इंटू dpx dpy dpz इंटू dx dy और dz और h क्यूब, यानी हम 2 से मल्टीप्लाई डबल कर देंगे। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन नंबर, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें और जो यहाँ पर ni है उसको हम dn6 कह दें क्योंकि हम एक छोटा सा
स्पेक्ट लिए, थोड़ा सा वॉल्यूम लिया है, तो उसके लिए ये उसका टोटल वॉल्यूम इन 6 मैक्सिमम स्पेस DN6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने पुट करें तो आपके पास ये बन जाएगा DN6 इक्वल 2 और H क्यूब इंटू 1 ओवर E इंटू एप्सिलॉन नॉट आई के और KT माइनस 1 इंटू ये वाला DP एक्स डी वाई DXY एंड DZ आ जाएगा। ठीक है, अब देखें, अब हमने इनको मोमेंटम स्पेस में निकालनी है और तो क्या करें, इसको dx dy dz के ऊपर इंटीग्रेट कर देंगे। जब हम इंटीग्रेट कर देंगे तो dx dy dz को इंटीग्रल होगा विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, उसको v लिख देंगे तो हमारे पास ये सारा चीज़ क्या आ जाएगी, dx dy dz की इंटीग्रल आ जाएगा, उसको v लिख देंगे और ये चीज़ कांस्टेंट है, मोमेंटम ये 2r³ कांस्टेंट है, e भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है और मोमेंटम में जब हम x y z क्लास से इंटीग्रेट करें तो dp dx dy उसके से कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे तो आपके पास ये चीज़ ये v बन जाएगा। तो आपके पास DN6 3 बन जाएगा। अब 6 अब हम कहाँ शिफ्ट हो गए, 3 डायमेंशनल स्पेस में, क्योंकि हम उसको v कह दिया वॉल्यूम। ठीक है, तो ये DN3 विल बी इक्वल टू 2v ओवर h क्यूब इंटू ई एस पर ये KT माइनस 1 dpx dy और जो v क्या है, v बेसिकली हमारे पास ये वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द पोजीशन है। द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो होता है वो स्फेरिकल सिमेट्री होगा। अब फर्ज करें आपके पास एक इस तरह का कोई मैं आपको थंबनेल में वो लगा दूंगा, इस तरह का मैं सोच रहा हूँ कि आपको 3 डायमेंशन में एक स्फीयर है जिसकी जो रेडियस है वो p है p, और इसके बाहर हम इसकी एक एक्सटर्नल स्फीयर भी लेते हैं ये वाला, तो एक शेल बन जाएगा ना जिसकी ये लेंथ, ये वाली जो थिकनेस होगी ये क्या होगी, ये बराबर होगी dp के बराबर। ये वाली थिकनेस किसके बराबर है, ये बराबर है dp के बराबर, और जो रेडियस है वो क्या है, वो p है। तो अब इसका जो वॉल्यूम ऑफ दिस स्फेरिकल शेल जो होगा वो बराबर होगा सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर इनटू दिस थिकनेस। सरफेस एरिया क्या होगा 4πr² आने वाला p है तो 4πp² हो जाएगा इनटू dp आ जाएगा, तो जैसे द वॉल्यूम ऑफ दिस स्फेरिकल शेल आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास क्या बन जाएगा, DNP विल इक्वल 2v ओवर h क्यूब इंटू 1 ओवर e रेज़ टू पावर ei kt माइनस 1 इंटू 4π, ये हमारे वॉल्यूम की वैल्यू, उसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे। ठीक है, ये दिस विल गिव यू दी वॉल्यूम ऑफ दिस स्फेरिकल शेल। ठीक है, हम वॉल्यूम अब हम किस में आ गए, मोमेंटम स्पेस में आ गए हैं। तो अब देखें इसको मल्टीप्लाई करें तो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, पाई ये वाला पाई आ गया और v ये वॉल्यूम आ गया, p² इंटू dp, तो ये हमारे पास वॉल्यूम नंबर ऑफ फोटॉन्स आ जाएंगे इन शेल में। ठीक है, तो हमने अगर हमने अब पता है आपको जब कहा प्लैंक्स लॉ के एनर्जी ऑफ फोटॉन इक्वल टू h न्यू इज द फ्रीक्वेंसी और मोमेंटम किसके बराबर है h न्यू ओवर c, तो अगर dp किसके बराबर हो जाएगा, h ओवर c कांस्टेंट है इंटू d न्यू हो जाएगा। तो अगर हम इसको फ्रीक्वेंसी स्पेस में लिखना चाहें तो ये बन जाएगा dnv इज इक्वल टू 8πv इंटू यहाँ पर p² न्यू² आ जाएगा, वो सारी चीज़ें वैल्यू पुट करें p, यानी यहाँ पर न्यू हम निकालना चाहें ना, न्यू बन जाएगा p इंटू c ओवर h, ये सारी वैल्यूज़ पुट करें, इसको सॉल्व करें, यहाँ पर p² की जगह ये आ जाएगा। ठीक है ना, p² की जगह ये आ जाएगा तो ये बन जाएगा h² न्यू ओवर c², एक c पहले भी है नीचे तो c³ बन जाएगा और सिंप्लीफाई करके ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो दिस इज नंबर ऑफ फोटॉन इन दी फ्रीक्वेंसी स्पेस। अगर हमने इसको पर यूनिट वॉल्यूम निकालना तो क्या करेंगे, इस v को उठा के इधर ले आए तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास इन फ्रीक्वेंसी स्पेस द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू dn न्यू ओवर v इन। ठीक है, और ये बन जाएगा। अब हमारे पास देखें, इसको समझे ज़रा, तो एनर्जी जो अगर इंटरवल हमारे पास v प्लस न्यू प्लस डेल्टा न्यू के दरमियान हम रखना चाहें तो du विल बी इक्वल टू, हम क्या करेंगे, वो जो फ्रीक्वेंसी स्पेस में नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं उसको हम कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे एनर्जी से, और एनर्जी किसके बराबर होती है, h न्यू के बराबर होती है, बन जाएगा h न्यू ओवर v इंटू dnv, और dnv की वैल्यू हमारे पहले पता है हमें और उसकी वैल्यू कितनी है वो हम ऊपर निकाल चुके हैं, वही वैल्यू हम दोबारा पुट कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। दिस इज ये जो आपकी लास्ट इक्वेशन है, दिस इज दी प्लैंक्स लॉ फॉर दी ब्लैक बॉडी रेडिएशन एट टेम्परेचर T केल्विन एंड इट फिट्स into the experimental data of Lummer and Pringsheim series की जो हमारे पास आती हैं, बिल्कुल उसके बाद आती हैं, और इससे जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन आती है वो बिल्कुल वही आती है जो आपको एक्सपेरिमेंटल
डेटा की जो डिस्ट्रीब्यूशन आती है। तो इस तरीके से हम प्लैंक्स लॉ फॉर दी ब्लैक बॉडी रेडिएशन ड्राइव कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसमें कोई मसला हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सी यू नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।